हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। न्यूमेरिकल वे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा बस ये देखना चाह रहे हैं पहले तो मतलब क्या हुआ कॉमन आयन इफेक्ट का, कि हमने पढ़ा था कि कोई भी एसिड होगा वो आयोनाइज होगा, है ना, या बेस होगा इन एक्वा सॉल्यूशन आयोनाइज। एज्यूम एसिड है हमारे पास HA, एक्वस मीडियम में आयोनाइज होगा और क्या क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन एंड अनायन। ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये हुआ, अब मैं इस रिएक्शन मिक्सचर में कोई कॉमन आयन ऐड कर देता हूं। कॉमन आयन का मतलब क्या हुआ, या तो मैं इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड करूंगा या फिर A नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि मेरे साथ एसिड के साथ साथ इनमें से कोई एक आयन और हम ऐड कर दें तो उसके आयोनाइजेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसका आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कहता है ये, कि अगर हमारे पास कोई एसिड है और मैं उस एसिड को मैं एसिड को पानी में डिजोल्व कर रहा हूँ, उसके आयोनाइजेशन को चेक कर रहे हैं, तो कहता है कि उस एसिड के साथ साथ अगर हम वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तब क्या होगा। ठीक है, मैंने एसिड मिलाया, वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। अब मैं उस एसिटिक एसिड में कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की भी ऐड कर देता हूं, तो फिर मेरे पास जो एसिटिक एसिड होगा उसके आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मींस अल्फा, अल्फा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, हमने ली चैटलियर या लू शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। तो वो लू शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अब देखो यहां से रिएक्शन कहां पर पहुंच गई, इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर है, इक्विलिब्रियम पे अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाई एडिंग एनी वन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर देते, मैंने इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर लिया, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, तो अब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो फिर ऐड करने के बाद जो बना उसको मैं क्या बोलूंगा, Q। अज्यूम करो मैंने उसके अंदर A नेगेटिव आयन मिला दिया। ठीक है, A नेगेटिव मिला दिया मैंने, तो अब जो रेशियो आएगा उस रेशियो को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कह सकता हूं। ठीक है, तो अब उसको क्या बोलूंगा मैं, रिएक्शन क्वोशेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन क्वोशेंट क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव डॉट A नेगेटिव, मैं इसको डैश लगा देता हूं, ठीक है, क्लियर हो जाता है, डिवाइड बाय H ऑफ A। अब जो A डैश है ये हमने ऐड किया है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई ना पहले से, अब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। दैट इज Q is greater than K, and if we know that if Q is greater than K, then reaction will shift in backward direction। जो रिएक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके अंदर A नेगेटिव आयंस को ऐड करता हूं तो वो एक्स्ट्रा A नेगेटिव आयन किसके साथ कंबाइन होंगे, H पॉजिटिव आयन के साथ, और वो रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट कर देंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, कि जो उसका आयोनाइजेशन था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन थी, वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। आया सिंपल सा मतलब हमें, अगर मैं H पॉजिटिव ऐड कर दूं तो जो मैंने एक्स्ट्रा H पॉजिटिव डाले वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, A नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या बना लेंगे, अनआयोनाइज्ड HA, दैट इज रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जितना ज्यादा मैं इसके अंदर H पॉजिटिव मिलाता जाऊंगा वो A नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता जाएगा और क्या बना लेगा, अनडिसोसिएटेड HA। मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्शन जो थी वो बैकवर्ड में जाने लग गई, और बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या हो गया, कि जो उसका डिसोसिएशन था, आयोनाइजेशन था, वो डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को न्यूमेरिकल से देखते हैं कि K ऑफ A के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा ध्यान से हमने क्वेश्चन को समझना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली
कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्या कहता है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, किसका निकालना है, ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड CH3COH if its pKa is 4.74। ठीक है, अब आगे है हाउ is degree of ionization affected, किस तरीके से affected होगा, when its solution is also have 0.01 मोलर HCl। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो पहला तो सिंपल ही कहता है, यहां तक जो पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सिंपल कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब मुझे अल्फा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, देन अल्फा इज इक्वल टू Ka डिवाइड बाय C एंड होल रूट। तो मेरे पास C की वैल्यू है, Ka इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट नहीं गिवन है, मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू है, pKa। नाउ pKa इज इक्वल टू 4.74। pKa का मतलब क्या बताया था, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, वो वैल्यू कितनी आ गई, दिस। नाउ log of Ka is equal to -4.74 and Ka is equal to antilog of -4.74। हम एंटीलॉग निकालना सीख चुके हैं टेबल की हेल्प से, नेगेटिव है तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, 5 बार इंटू .26, ये आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पावर में चला जाएगा। तो यहां से जब आप Ka की वैल्यू सोल्व करोगे तो एंटीलॉग लोगे तो 0.26 का जो एंटीलॉग आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.8, और ये वैल्यू कहां पर आ जाएगी, पूरी पावर में। तो Ka आ गया हमारे पास, Ka आ गया, तो यहां से क्या निकाल लूंगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, √18 इंटू 10⁻⁻6, और C की वैल्यू क्या है, 0.05। ठीक है, 0.05, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आएगी 0.019। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हो इजीली, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसका, कितना आ जाएगा यहाँ से 0.09। क्लियर है ना, तो यहाँ से हमारा अल्फा आ गया और Ka की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है जो मेन है, ठीक है, ये वैल्यूज लिख लेते हैं, बाद में कंपेयर करने के काम आएंगी, ये वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं एक तरफ। क्या आ गई हमारे पास, Ka कितना आया, Ka is equal to 1.8 into 10⁻⁻5 and alpha is 0.019। ठीक है, अब हमें अल्फा निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़ो, जो सेकंड पार्ट है उसको रीड करो, क्या कहता है, हाउ इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अफेक्टेड। कहता है जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है अल्फा, वो किस तरीके से चेंज होगा व्हेन इट्स सॉल्यूशन आल्सो है, अगर उसके सॉल्यूशन में 0.01 मोलर HCl और डाल दे, उसके सॉल्यूशन में ये और ऐड कर दें, तब उसका जो आयोनाइजेशन है किस तरीके से अफेक्टेड होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है ना, बस हमने ये बात हमने निकालनी है। तो अब हमारे पास आ जाओ, जो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन थी, मेरे पास कौन गिवन है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा एक्वस मीडियम में, किस तरीके से, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन, है ना, इस तरीके से आयोनाइज होगा। क्लियर है, अब हम क्या मान के चलते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई इसकी, 1 लेते थे ना, 1 हो जाता था,
फिर 1 के लिए अल्फा मोल्स टूटते थे, है ना, बट एक्चुअल में कंसंट्रेशन 1 नहीं होती है, वो कितनी होती है, C होती है। ठीक है, तो हमने C ले लिया, इसको C से मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉरी ये अल्फा अल्फा और ये कितना हो जाएगा C अल्फा, है ना। इतना हम सारा काम जानते हैं कैसे किया हमने ये। अब क्या कहता है कि अगर उसके अंदर कौन है, HCl है। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम ये मान के चलते हैं कि जो कंसंट्रेशन HCl की है वही कंसंट्रेशन किसकी होगी, H पॉजिटिव आयन की। तो H पॉजिटिव टोटल कितना हो गया, C अल्फा तो था ही जो इसकी वजह से आया, प्लस जो हमने एसिड मिला दिया वो हो गया। क्लियर हो गई यहां तक सब कुछ, ठीक है। तो अब यहां से एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे था, तो Ka की वैल्यू क्या हो जाए, तो Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C अल्फा डॉट C अल्फा प्लस 0.01 डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब हम क्या अज्यूम करके चलते हैं हमेशा कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, वीक एसिड है ना। देखो डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी बहुत ज्यादा कम है, तो ये मान के चल सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1। अब C अल्फा, C की वैल्यू ऑलरेडी छोटी है, 1 से कम है, अल्फा भी बहुत ज्यादा छोटा है, तो छोटे को छोटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और स्मॉल हो जाएगी। तो मैं इस C अल्फा को भी इग्नोर कर सकता हूं जब मैं ऐड कर रहा हूं, तो मतलब मैं Ka की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, C अल्फा डॉट 0.01। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो 0.01 है प्लस C अल्फा उसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 0.01 एंड 1 माइनस अल्फा इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 1। हमने अल्फा को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डिवाइड में C से C कैंसिल आउट हो गया। तो Ka की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, Ka की वैल्यू ऑलरेडी थी हमारे पास 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 और ये क्या बन गया 0.01 अल्फा। क्लियर है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइड बाई 0.01। तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 दैट इज 0.0018। ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा। तो देखो जब हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यू ली थी वो कितनी थी 0.019, जबकि ये वैल्यू क्या हो गई 0.0, तो वैल्यू क्या हो गई कम से कम लगभग 10 गुना कम हो गई। तो यही था एक कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कि जब आप उसके अंदर कोई कॉमन आयन डालोगे तो जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस टॉपिक पे इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बाकी का हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।